इंडिया क्यों चाहता है कि चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, हम कोशिश क्यों कर रहे हैं, और चाइना क्यों नहीं चाहता कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो? देखिए, हम तो बहुत पुराने प्रेमी हैं चाइना के। हिंदी चीनी भाई भाई 1962 से नारे लगा रहे हैं। तो बाकी सारे देश भारत के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारत ग्लोबल पावर है। चीन इंडिया एज ए साउथ एशियन कंट्री ऐसा ही जिक्र करता है, क्योंकि उसका जो नैरेटिव है वो ये है कि भारत एक इंडियन ओशन साउथ एशिया से रिलेटेड कंट्री है, हमको उसको वहीं पर टाल देना है। तो पाकिस्तान को सपोर्ट दे दिया, श्रीलंका में बहुत एड दी, उसका नतीजा भी हुआ। भूटान को परेशान किया। तो वो जो एक ये बता दिया कि भाई हम वी आर पावरफुल, वी विल डिक्टेट द टर्म्स, यू हैव टू डील विद इट। इंडिया में ये एक आर्ग्यूमेंट था कि 62 के बाद कि चीनी कहीं सैनिक अगर वो आ गए तो वो जल्दी से हमारी तरफ आ जाएंगे, तो हम अपनी सड़कें टूटी फूटी रखो। तो वो जो एक बैलेंस ऑफ पावर था बॉर्डर में, वो चीन के फेवर में बढ़ता जा रहा था। टेल मी, टेररिज्म कितना बड़ा थ्रेट है अभी इंडिया के लिए? आज का एपिसोड हमारा इस बारे में है कि इंडिया को अपनी लीडरशिप कैसे मिलेगी। 1947 के बाद से इंडिया ने दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या क्या टाइप्स करें इन ऑर्डर टू गेट अहेड। इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन कैसे हैं, अमेरिका के साथ रिलेशन कैसे हैं, दूसरी कंट्रीज़ हम पे क्यों हैवी होती है या हम दूसरी कंट्रीज़ पे क्यों हैवी हो जाते हैं। इन सब रिलेशनशिप्स को समझने की हमने कोशिश करी है, क्योंकि अगर आपको और मुझे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना है तो इंडिया ऑलरेडी कहाँ पे ग्रो हो रहा है और कितनी जल्दी ग्रो हो रहा है और गवर्नमेंट का क्या फोकस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हमने बात करी है हर्ष पंत से। पहले वो प्रोफेसर थे जहाँ पे वो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते थे लंदन में इंडिया के, और उनसे हमने समझने की कोशिश करी कि आप और मैं इन बेटर होते इंटरनेशनल रिलेशंस का अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, सो दैट हम कंट्री को आगे ले जा पाएँ। Enjoy today's show, and before you start enjoying, go subscribe राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स चैनल, क्योंकि उस चैनल पे हम बहुत छोटे समय में आपको बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करती है। Enjoy the show. अभी मैं रिसेंटली एक स्टडी पढ़ रहा था कि इंडिया में जो HNIs हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। और उनका परसेंटेज पिछले 5 सालों में बहुत बढ़ गया है, और हर साल ईयर ऑन ईयर वो बढ़ती जा रहा है कि ज़्यादा लोग इंडिया से बहुत पैसे कमा रहे हैं और फिर इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। एंड XYZ नंबर ऑफ रीजन्स के लिए कोई कुछ भी बहाना दे, कुछ भी बोले, बट द फैक्ट इज ये बढ़ते जा रहा है माइग्रेशन। सो व्हाई डू यू फील कि क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों इंडिया के लोग बाहर जाके सेटल होना प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा कमाते हैं फिर बाहर चले जाते हैं? इनफैक्ट नंबर ऑफ पीपल जिनको इंडिया के बाहर जॉब करनी है, जिनको इंडिया के बाहर जाके पढ़ना है और इंडिया के बाहर जाके सेटल होना है, इन तीनों के नंबर्स इंक्रीमेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन अ कंट्री इज एट अ स्टेज जहाँ पर हिंदुस्तान है आज, वी आर एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हम डेवलप भी नहीं हैं और हम डेवलपिंग से आगे बढ़ गए हैं। हाँ, तो वो उसमें जब एक जो एस्पिरेशंस होते हैं लोगों के, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कंट्री टू फुलफिल। तो उसमें आपको इस तरह के जो पैटर्न्स हैं क्वाइट एविडेंट होंगे कि अगर हमको इफ यू हैव पीपल हु परहैप्स आर नॉट मिडिल क्लासेस इन इंडिया, जिनको अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को देनी है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामियां तो काफ़ी समय से एविडेंट थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अभी आई है, उसने कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी है, पर वो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो इफ़ योर चाइल्ड इज़ रीजनेबली टैलेंटेड, आप क्या सोचते हो? पहली चीज़, अगर IIT IIM नहीं हुआ उसका, UPSC उसने क्रैक नहीं किया, तो उसको बाहर चले जाना चाहिए PhD मास्टर्स करने के लिए। अब तो अंडरग्रेड के लिए भी लोग बच्चे बाहर भेज रहे हैं। तो दैट आई थिंक दैट पैटर्न इज़ वेरी टिपिकल ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया, आई वुड थिंक, जहाँ पर aspirations are rising more than the capacity of the state to deliver. वो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। स्टेट के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है अभी जो सबकी एस्पिरेशन पूरी कर पाए। तो आई थिंक दैट्स इन सम वेज दैट्स आल्सो अ गुड थिंग कि आप, एंड जब आप इसको लिंक करोगे इंडिया की ग्लोबल प्रोफाइल से, प्राइम मिनिस्टर मोदी गोज एवरीवेयर, ही टैप्स इनटू दैट। आई थिंक दैट्स अ रियल पॉजिटिव फॉर इंडिया कि आपके पास आपकी दुनिया भर में आज लोग हैं। आई मीन, किसने सोचा था कि डेनमार्क में, यूरोप में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडियंस की, माइग्रेंट्स की। तो इट्स वेरी इट्स अ स्ट्राइकिंग फिनोमेना। आपके जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली अच्छा कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वो बाहर अच्छा करते तो उनको पॉलिटिकल हेफ्ट मिलता है, जैसे US में हुआ है।
तो आई थिंक इन एन इनडायरेक्ट वे दैट आल्सो हेल्प्स इंडिया. सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन बिमोनिंग दिस फैक्ट कि ऐसा हो रहा है, वी हैव टू बी क्लेवर अबाउट इट. वी शुड बी क्लेवर अबाउट इट कि अच्छा हो रहा है, जाएं लोग बाहर जाएं. हमारी तो पॉपुलेशन ही बढ़ रही है इतनी ज़्यादा है. अगर स्टेट के पास कैपेसिटी नहीं है सस्टेन करने की, तो आपके पास तो प्रॉब्लम है. और हम तो वी आर सेइंग कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पर वो डेमोग्राफिक डिविडेंड तो तब होगा ना जब आपके पास कैपेसिटी होगी उसको यूज़ करने की. अगर आपके पास नहीं है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करने की. और इंडिया में जनरली हमेशा से ऐसा हुआ है कि इंडिया हैज़ ग्रोन, इंडियन इकोनॉमी इन पर्टिकुलर हैज़ ग्रोन डिस्पाइट इंडियन स्टेट. इंडियन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट से परेशानियां ज़्यादा हुई हैं. जहां लोगों को छोड़ दिया गया है, उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को, क्रिएटिव एनर्जीज़ को अच्छे से इस्तेमाल किया है. तो जहां पर आप ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी डाल देते हो, जहां पर ज़्यादा पावर स्टेट के पास चली जाती है, तो वहाँ पर हमने देखा कि पहले 50 साल कितना वेस्टेज हुआ. तो आई थिंक ये जो फिनोमिना है, ये मुझे ऐसा लगता है बड़ा नेचुरल है और प्रोडक्टिव भी है इंडिया के लिए. आई थिंक ये होना चाहिए. इसको इंडिया को यूज़ करना चाहिए मोर इफेक्टिवली. एंड आई थिंक Modi government understands this, and so they are tapping into it. I think they're leveraging that कि हमारी डायस्पोरा इतनी इफेक्टिव है, उसको क्यों नहीं यूज़ किया जाए. उसको आप इंडियन प्रोजेक्ट्स में लाइए, कहिए नमामि गंगे में उससे कहिए पैसा डालिए. तो सम ऑफ देम आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट. अभी उनको लगता था कि हमको कोई पूछता नहीं है. सडनली नाउ दिस गवर्नमेंट एटलीस्ट इज ट्राइंग टू टैप इनटू इट. अब वेदर दे आर डूइंग इट इफेक्टिवली और वेरी इफेक्टिवली और हाउ इफेक्टिवली, दैट्स अनदर क्वेश्चन. बट आई थिंक ये ट्रेंड तो चलेगा अभी, क्योंकि अगर हम हम अगले 10 साल में कह रहे हैं कि हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, 10 साल से भी कम में कह रहे हैं. तो अगर वो एस्पिरेशन है, तो आपके पास, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी स्टेट कैपेसिटी इतनी है कि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो. तो आपको तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी. और आई थिंक दैट्स द रीज़न व्हाई वी आर विटनेसिंग सम ऑफ दीज ट्रेंड्स. और एजुकेशन, इकोनॉमी, दीज आर ऑल सेक्टर्स विच आर वेरी डायनामिक. तो अगर आपका एजुकेशन सेक्टर इंडिया में इतना इफेक्टिव नहीं है जो आपके जो बेस्ट एबिलिटीज हैं उनको टैप कर पाए, तो ये तो आपको मिलेगा कि वो बच्चे चले जाएंगे बाहर पढ़ने के लिए. अब उनमें से कुछ बच्चे, अगर आप बाद में 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद इतनी आपकी इकोनॉमी इतनी अट्रैक्टिव बन जाती है, तो कुछ लोग वापस आ जाएंगे. वो हमने कुछ देखा था जब आईटी का सेक्टर, आईटी में हमने देखा बूम हुआ है. तो बैंगलोर और पुणे में खासकर लॉट ऑफ डायस्पोरा केम बैक. And I think that will be the phenomena that India will face. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर दूसरी इकोनॉमीज में ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे अभी अगर आप ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखें, तो इंडिया इज द ओनली मेजर इकोनॉमी दैट इज ग्रोइंग. बाकी इसकी बड़ी हालत खराब है. जो जहाँ लोग ट्रेडिशनली जाते हैं वेस्ट में खास, तो अगर वहाँ की हालत खराब है, तो इंडिया अगेन हैज अ नेचुरल एडवांटेज हियर टू टैप इनटू दैट. तो आई थिंक some of this is natural, some of this is created by the state, but eventually I think it's a good thing. It should happen. So here's a question to it, okay? कि ऐसे नहीं होता, अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना होता है, तो यूजुअली बाहर की कंट्री का इंडिया में पैसा आता है, यहाँ कहीं भी दूसरी किसी भी कंट्री में उसको ग्रो करना होता है, तो बाहर का पैसा वो लेके आते हैं. फिर उस पैसे से वो इधर ही अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं, यहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से और ज़्यादा कंजम्पशन पावर बढ़ता है, कंजम्पशन पावर होता है तो पूरी कंट्री फ्लरिश करती है. ओवरऑल ऐसे ही होता है, राइट. पर अब जैसे हमारे इधर इन्वेस्टमेंट आ रही है, और इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट की वजह से एक्चुअली थ्राइव कर रहे हैं, जो लोग पैसा कमा पा रहे हैं, वो लोग वापस उस पैसे को खर्चा करने के लिए इन कंट्री के बाहर ही चले जा रहे हैं. सो डोंट यू फील दैट्स लाइक नॉट अ वेरी गुड स्टेट? See, it has its HNIs are moving a lot. तो जो पैसे वाले हैं उनको इधर खर्चा करना चाहिए. That's how the country will flourish. And that's what happened in US. That's what happened in China, कि लोग बाहर गए, उनके देश थे, बाहर उधर अपॉर्चुनिटीज बनाई, लेकिन वापस आके चाइना में खर्चा किया उन्होंने. इसमें मुझे लगता है there are two ways. One is कि आप आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कितना बड़ा है, और वो कितना, उसमें कंजम्पशन की कितना इफेक्टिवली कैपेसिटी आप उसको कर सकते हैं. अब उसमें जैसे चाइना में, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट इज एक्सटर्नली ड्रिवन, वो जो उन्होंने बैलेंसिंग की बात करी कि हमको बैलेंस करना है, हमको बाहर से निकाल कर देखना है कि इंटरनल हम कंजम्पशन कैसे हम बढ़ा पाएं. So China has been doing this now for quite. उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश वो कर रहे हैं. उसके चक्कर में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई चाइना में. We have seen a slowdown, we have seen other things. इंडिया में कंजम्पशन has always been
फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम was also driven domestically कि हाँ आपका डोमेस्टिक मार्केट का कंजम्पशन जो था वो बहुत ज़्यादा था और वो आपको वो किसी हद तक उसने ड्राइव भी किया। अब और उसका मुझे लगता है एक एडवांटेज इंडिया को मिला कि जब ग्लोबल इकोनॉमी में क्रैश हुआ तो आप इंसुलेटेड रहे क्योंकि आप उतना इफेक्ट नहीं किया ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपको जितना आप हो सकता था। True. तो मुझे लगता है कि इंडिया में उतनी प्रॉब्लम अभी उतनी सीरियस नहीं है कि आप इंटरनल जो आपके कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्सटर्नली ड्रिवन हो गए हैं कि आपको चिंता करनी चाहिए। आई थिंक some of this HNIs will move and they have always moved India, especially pertaining to India. But I think it is also a question of ultimately whether India can emerge as a country of future. कि अगर हम 10 साल का आउटलुक लें किस देश के लिए ऑप्टिमिज्म ज़्यादा है। और एट द मोमेंट इट मे बी अ टेम्पररी फिनोमिना बट एट द मोमेंट इंडिया के लिए ऑप्टिमिज्म बहुत है। everyone is talking about this is India's moment, India's time, ये वो। तो उसका इम्पैक्ट आपको जरूर इसमें भी दिखेगा कि कुछ लोग जो परहैप्स चले गए हैं या जो लोग वहाँ पर उतना पैसा नहीं बना पा रहे हैं या उतना इफेक्टिवली उनको लग रहा है कि उनका रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, वो some of them will return back to India. And I think some of them, if you look at India's short-term investment patterns, stock exchange, India's last few months, India's post-COVID India's growth story, that has been relatively positive. Now, अब उसमें ये है कि आप कितना momentum उसको sustain कर पाते हैं या नहीं, that is entirely your call. But I think for the moment we are in a good position. Whether that lasts, कितना लंबा चलेगी, ये मुझे लगता है कि तो हमारे policy makers के ऊपर है. Plus, our government is doing a lot of things to attract a lot of people, because like what is happening in Gift City, what is happening in the policies where they are literally going everywhere and saying कि जितने Indians हैं भाई वापस आओ, पैसा लगाओ. हाँ वो और मुझे लगता है कि वो एक समय जब आप ये कहते हैं, कई बार हम ये जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जाते हैं बाहर और ऐसे बात करते हैं. आई थिंक वन थिंग दैट ही डज वेरी वेल इज दैट and I think that is part of his leadership style which we had not seen in the past, कि branding India and telling India story. कि वो कहीं जाओ आप, चाहे 50 लोगों के रूम में हो या आप 1000 लोगों के रूम में हो, वो जो एक स्टोरी है जो पॉजिटिविटी है अबाउट इंडिया, यू सेल इट, यू टेल दैट स्टोरी कि इंडिया से अच्छी कोई जगह नहीं है, इंडिया में इतने रिफॉर्म्स आए. अब उसमें चैलेंज मतलब आप को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, पर फॉर अ लीडर ऑफ अ कंट्री दैट्स हिज जॉब. आई मीन एवरीवन डज इट. If you any European country, when you see, they've traditionally done it. They've told a story about that country. Ki why should an investor or why should a common person come and invest in that country? And I think India has recently started doing that, and I think that's a good thing. And especially in the context in which we have, as we were discussing, such a vibrant diaspora, such a powerful, economically powerful. तो उसको अगर आप उसमें से अगर 50% भी लोग इस बात को सीरियसली लेकर दे स्टार्ट लुकिंग एट इंडिया सीरियसली, देन आई थिंक दैट्स ओवरऑल अ गुड थिंग. सो आई थिंक इट इज ऑल्सो अबाउट टेलिंग इंडिया स्टोरी इन वेज दैट इज नॉट ऑल नेगेटिव. दैट इज दैट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो वेस्टर्न मीडिया है उसमें तो सब डूम एंड ग्लूम होता है इंडिया के बारे में. वो एक कास्ट है, रिलीजन है, और हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और तो उसमें उस माइंडसेट को चेंज करके अगर आप ये बता पाएं कि भाई वो तो चैलेंजेस किसी भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कंट्री में रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी स्टोरी बता पा रहे हो एज ए लीडर, आप लोगों को मोबिलाइज कर पा रहे हो, आई थिंक दैट्स वन ऑफ हिज मोदी स्ट्रेंथ्स. अगेन, it is his strength. It may not be the strength of tomorrow's prime minister. So how are we going to institutionalize it? Can we make it an institutional thing rather than a personal thing? But at the moment मोदी जी कर रहे हैं, तो उसका फायदा मेरे ख्याल से उस नैरेटिव का फायदा किसी हद तक इंडियन इकोनॉमी को भी होगा, क्योंकि वो जो एक पॉजिटिविटी है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, वो तो इट्स एविडेंट. वो आप चाहे IMF की रिपोर्ट्स देख लें या इकोनॉमिक जो इन्वेस्टर्स हैं जिस तरह से वो देख रहे हैं, क्योंकि बाकी तो कहीं ग्रोथ हो ही नहीं रही ना. और चाइना जो एक समय बड़ी पॉजिटिव स्टोरी हुआ करता था, वो वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले, वेस्टर्न जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं उनके सेंस में एक नेगेटिव स्टोरी बन गया है. तो वो
वो जो चेंज आया है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, आई थिंक उसका भी फायदा इंडिया को मिला है कि इंडिया की स्टोरी अब बहुत पॉजिटिव लगने लगी है। अब पहले ये होता था कि इंडिया में तो कुछ होता ही नहीं है, बड़ा स्लो है, डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम कहते थे लोग। अब सडनली वी हैव सीन कि नहीं डेमोक्रेसी भी, क्योंकि आपको 10 साल से एक सरकार है, आपके पास स्टेबल गवर्नमेंट है, स्ट्रांग लीडरशिप है, तो उसका इम्पैक्ट तो होता ही है। अब opposition in India, opposition may have a problem with Mr. Modi, but when it comes to economic investors, they look at certain stable patterns. So उनके लिए तो stability is a good thing. Got it. Okay, let's talk on the $10 trillion economy. That's my favorite topic, and I want to know more about it. I also want to know more about it. No, it's just like कि we are saying कि यार at least we have ambitions. हम सपने देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार हम 10 साल में $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, राइट। और मैंने बुक पढ़ी थी 2019 में, एक थी आई थिंक BCG के कुछ बंदों ने लिखी थी, दैट वाज $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, और वो था कि इंडिया और चाइना की मिला के, राइट। इन 2019 आई रेड दैट बुक, राइट। तो आई थिंक दैट वाज रिटन इन 2012-13 समथिंग, बट समवेयर आई रेड इट इन पैंडेमिक। तो ऐसा क्या शिफ्ट हुआ कि हम ऑल ऑफ अ सडन आज 2023 में जो $3.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम बोल रहे हैं अगले 10 साल में हम ये 3x कर देंगे। ऐसा क्या हो रहा है? एंड दैट इज वन, एंड सेकेंड इज कि हमें क्या क्या करना होगा इन ऑर्डर टू अचीव दैट $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। बिकॉज आई एम ऑप्टिमिस्ट, आई वॉन्ट दिस टू हैपन, आई एम एन इंडियन, पेट्रियोटिज्म अंदर है, नेशनलिज्म अंदर है, मैं वो करना ये सब, राइट, दैट्स देयर। तो what should India do at scale that we can achieve this $10 trillion economy goal? I think part of it is, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि part of it is about just looking at the trend lines. अगर हम कुछ भी ना करें, अगर सरकार कुछ भी ना करे और इसको ऑटो पायलट पर छोड़ दे इकोनॉमी को, तब भी देर आर चांसेस कि हम 6-7 तो बन ही जाएंगे, 5-6 तो बन ही जाएंगे अगर आप इसको छोड़ दें ऑन देयर ओन। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस एम्बिशन हैज कम फ्रॉम दिस सेंस दैट इंडिया हैज बीन एबल टू डू वेल इन द लास्ट फ्यू ईयर्स डिस्पाइट अ वेरी एडवर्स इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इन द सेंस कि ग्लोबल इकोनॉमी की हालत काफ़ी समय से ख़राब चल रही है, और उसके बाद तो पेंडेमिक भी आ गया, और अभी भी चाइना की सबसे बड़ी इकोनॉमी की सिचुएशन ख़राब है, यूक्रेन वॉर हो गया, जगह जगह कहीं क्राइसिस की कोई कमी नहीं है, जो काफ़ी सारे जो फंडामेंटल्स थे जिनके टाइम में हम बड़े हुए उनको देखते, ग्लोबलाइजेशन, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। उसके बावजूद इंडिया हैज़ अचीव्ड सर्टेन पैरामीटर्स जो कि काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो अगर हम उसमें थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे तो मे बी वी विल क्रॉस अ थ्रेशोल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि दैट मे बी इट इज़ अबाउट पोजिशनिंग इंडिया अगेन एज अ कंट्री ऑफ द फ्यूचर, कि भाई ये एम्बिशन है इंडिया में कि हम इस तरफ बढ़ना चाहते हैं। और देखिए ये भी सही है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस में कुछ टाइमलाइंस बनाई जा रही हैं। मुझे नहीं लगता, कम से कम मैंने तो नहीं देखा इससे पहले कि किसी सरकार ने ऐसा कहा हो कि आप इस समय तक हम आपको डेवलप्ड कंट्री बना देंगे, इस समय तक हम इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। तो आई थिंक दैट्स अ नेट पॉजिटिव। ये सरकार के लिए अपने आप को कंस्ट्रेन करने का तरीका हो सकता है, क्योंकि वो तो फिर अब नेचुरली अगर नहीं होगा तो पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। और आज भी जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत स्केप्टिसिज्म है कि भाई होगा कि नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए एक तरह से बेंचमार्क है आपके लिए कि आपको कुछ ना कुछ इफेक्टिव करना है इस तरफ। तो सरकार को का जो इंटरवेंशन है वो कैसा हो और कितनी पोटेंसी हो, वो मुझे लगता है इसमें इनहेरेंट है इस डिबेट में। ओके, तो दैट इज अ नेट पॉजिटिव। बट जैसा I think you were raising this question कि हमको करना बहुत कुछ है, और unless you unleash those energies, you're not going to reach that 10 trillion mark. अब वो energies unleashing में इंडिया में तो बहुत समस्याएं हैं कि आप लेबर को टच नहीं कर सकते, आप लैंड को टच नहीं कर सकते, तो आप कहाँ से लाओगे एनर्जी?
तो वो क्वेश्चंस जो है वो आई थिंक दे आर फेयर एंड बट आई थिंक फॉर अ गवर्नमेंट टू पुट इटसेल्फ in this kind of a tight situation by saying this. अब देखिए 2047 तक आपको डेवलप्ड कंट्री बनाते. I mean this is a huge thing. It's incredible. अगर हम यहाँ पे बैठ के आंकड़े भी देखें ये भी देखें तो बड़ा मुश्किल लगता है. स्पेशली देखिए जीडीपी तो बड़ा है, पर कैपिटा जीडीपी तो बहुत कम है अभी भी. हम अभी पर कैपिटा तो how do we understand this politically? I think maybe it is a way of galvanizing what something we were talking about earlier. These aspirations in India कि politically एक galvanizing movement है. Economically इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? Is there a roadmap? Is there a structure in place that one can tap into? वो सवाल तो अभी बने हुए हैं और मुझे लगता है बने भी रहेंगे क्योंकि But to have that kind of a benchmark is good. Other countries do it routinely. We are not in the habit of doing such things. First time हो रहा है तो ये भी experiment है. Let's see how this experiment goes. But as an India optimist, I would say that there is nothing that prevents us from aiming for it, and that should prevent us from aiming for it. But ultimately, it's a question ki whether there is also enough consensus in the broader political and social community. क्योंकि ultimately देखिए agriculture reforms में जो हुआ that has not been a very productive sort of an experiment. वो ज़रूरी है, वो काफ़ी हद तक उसकी importance है और वो unless you unleash some of these energies in the agriculture sector, you cannot simply take on you become a $10 trillion economy from services and industry. तो हमारी क्या है वो हम जानते हैं, manufacturing capacity. तो I think वो जो एक challenge है कि आप politically इसको कैसे manage करेंगे, कि आपको बहुत tough decisions लेने होंगे. वो tough decisions ले पाएंगे, वो उस तरह के जो critical और controversial decisions हैं, consensus नहीं है, वो सब कैसे मैप आउट होगा. तो चैलेंजेस तो हैं, बट आई थिंक दिस इज I like this idea of having something on the table and working towards it. Fair. Even I like it. वो बोलते हैं ना कि dreams become goals when you put a deadline to it. So probably that's a कुछ तो डेडलाइन कहीं पर तो होनी चाहिए. And I think कुछ fundamental पिछले 10 सालों में अगर हम देखेंगे, 9 सालों में specifically after this government, बहुत fundamental कुछ चीज़ें आई है. That is the whole country together, वो पूरी कंट्री वर्क कर रही है टू प्रोवाइड द बेसिक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जैसे एक कंट्री को कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है. टेलीकॉम पे बहुत तेज़ी से काम हुआ. अब दैट वाज प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट और एनीथिंग, वी कैन ऑल जस्ट टॉक अबाउट इट. बट वो हुआ कि जो ये 2015-16 के बाद जो जियो मूवमेंट आया तो कंट्री का टेलीकॉम एकदम से बहुत बढ़ गया. फिर उन्होंने बात करी कि हमारा एयरपोर्ट्स, हमारे जो शिपिंग पोर्ट्स वगैरह सब बढ़ने चाहिए, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो रहा है. देन द गवर्नमेंट सेड कि ओके अब हमें फाइनेंस कनेक्ट करना है, बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया में ख़राब है, तो वो यूपीआई और फिनटेक के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ द आधार के थ्रू दे आर गेटिंग इनटू हेल्थ केयर एंड हेल्थ टेक, राइट. सो आई थिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं था वो एकदम से बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा और बहुत बेटर तरीके से आ रहा है दूसरे देशों के कंपैरेटिव में. बिल्कुल. एंड आई थिंक दिस इज इसमें तो देखिए, इसमें आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ की राजनीतिक आलोचना नहीं कर सकते. ये तो काफ़ी एक्सप्लिसिट है, ये स्पष्ट है, ग्राउंड रियलिटी भी है. और वो आप महसूस करते हो अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो. दिख रहा है डेवलपमेंट हो रहा है, वो दिख रहा है, वो ज़मीनी तौर पर. और जिस तरह से आपका ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके आपने जिक्र किया, फिर डिजिटल एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें, आई थिंक दिस हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल स्टोरी. जो पहले मजाक अगर आप कोई कहता आपसे, तो आप मजाक जब हो रहा था तभी आपको लग रहा था नहीं हो पाएगा. जब इसकी बात हो रही थी, कैसे पेमेंट्स, ई पेमेंट्स सिस्टम्स की बात हो रही थी, तो क्या बात हो रही है ना, इट्स लाइक होगा कोई नहीं. आज जब आप कहीं जाओ, गली नुक्कड़ में जाओ, ठेले वाले के पास पेटीएम, दैट होल माइंडसेट, दैट कल्चर इज चेंज्ड. And I think and again, this has nothing to do with with the economic strata. Everyone has absorbed it. Yes.
from small towns, small villages to metros, everyone is doing it. And इस पे everybody is participating, Exactly. regardless of कौन सी government है, कौन से area में कौन bureaucrat है, वो सब कर रहे हैं. Efficiency, जब efficiency आपको दिखाई देती है, उसके results दिखाई देते हैं, then you start incorporating that in your systems. And of course, this has also been leveraged externally कि आपके आज इतनी सारी countries हैं जो इंडिया से UPI सिस्टम लेना चाहती हैं, उसको एमुलेट करना चाहती हैं. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया की जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है. तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं. और वो जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि ऑप्टिमिज्म अबाउट इंडिया, उसके मतलब देयर इज अ बेसिस फॉर इट कि कई चीज़ें ऐसी जो इंडिया में पहले कभी नहीं हुई. तो देखिए, जब सरकारें होती हैं बाहर की, विदेश के हमारे जो मित्र हैं या जो हमारे मित्र नहीं हैं, जब वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से असेस करते हैं कि कहाँ पर हमको हाथ डालना चाहिए, कहाँ पर नहीं. देयर इज़ अ रीज़न कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कंप्लीटली मोदी साहब से अमेरिका के कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे. वीज़ा भी नहीं दे रहे थे उस समय, देते थे उस समय इनको. उसके बाद से अगर आप आज देखें, स्टेट विजिट हो गई, स्टेट ऑनर आपको मिल गया, आपको इस तरह से वहाँ ट्रीट किया गया. तो वो जो सवाल कि इंडियन डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, मोदी जी कैसे माइनॉरिटीज़ के साथ, वो सारे एक तरह से बेमानी हो गए क्योंकि उनको ऑप्टिमिज्म लगता है इंडिया में देखकर, और वो देख रहे हैं कि काम जो हो रहा है वो परहैप्स पहले कभी नहीं हुआ. तो वो ऑप्टिमिज्म वहाँ से भी आ रहा है. तो वो मुझे लगता है इनकी सरकार की ज़रूर बड़ी सक्सेस रही है उस पर. डू यू फील दैट कि इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप जो स्ट्रांग हो रही है, और उसकी वजह से इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप ख़राब होगी थोड़ी सी, क्योंकि इंडिया बहुत हैवीली डिपेंडेंट है रशिया पे फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स, वेपन्स, फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वेस्ट की तरफ, तो रशिया थोड़ा सा, देखिए ऐसा है कि जो समस्या है वो भारत अमेरिका के रिश्तों की नहीं, वो मुझे लगता है समस्या ये है कि रूस की अपनी चॉइसेस क्या है. रूस को ये डिसाइड करना है कि उसको किस तरह से अपने संबंधों को भारत के साथ आगे ले जाना है. अब तो उसमें क्योंकि देखिए कोई बैलेंस तो है नहीं. रूस के पास ना इकोनॉमिक पावर है, रूस की जो यूक्रेन के क्राइसिस के बाद जो उसकी मिलिट्री पावर भी काफ़ी एक्सपोज हुई है, और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं रूस में, उससे कोई बहुत बड़ा आपको कॉन्फिडेंस तो नहीं मिलता कि ये देश आगे आपके साथ खड़ा हो पाएगा. और जिस तरह से चीन के साथ रूस के संबंध बढ़ रहे हैं, वो भी आपको शंका में डालता है कि करेगा क्या. तो सवाल ये है कि रूस की अपनी चॉइसेस इसके लिए, देखिए हर प्रधानमंत्री ने, अगर आप 1990 में तो सोवियत यूनियन खत्म होकर रूस आ गया, उसके बाद से लेकर अगर आप आज तक देखें तो हर प्रधानमंत्री ने रूस के साथ संबंधों को स्टेबल रखने की कोशिश करी. लेकिन संबंधों का ग्राफ नीचे ही गया है. हमारी इकोनॉमिक कोई रिलेशनशिप नहीं है. अभी पिछले 1 साल में यूक्रेन की वजह से आपने तेल खरीदना शुरू किया, नहीं तो पहले तो तेल भी नहीं खरीद रहे थे आप. पहले तो आप वो 1% से भी कम तेल रूस से आता था. डिफेंस में 1990s के बाद आपने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया. आपने अमेरिका के पास, इजराइल के पास, फ्रांस के पास आप जाने लगे, क्योंकि आपकी जो सेनाएं थी वो कह रही थी कि हमको कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए. रूस के पास कटिंग एज नहीं है. रूस ने हमारा बहुत मदद किया है, लेकिन रूस तो पुराना हो गया ना. मतलब आप उसके पास इतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं है करने के लिए डिफेंस में. हमने फिर भी कोशिश करी. मोदी जी तो पिछले उन्होंने जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन पुतिन के साथ रखा हुआ है हर जगह, वो अभी भी आज भी उनकी बात हुई है पुतिन के साथ. तो हम भारत को अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी की, विदेश नीति की एक कंटिन्यूटी रही है, तो वो हम रूस के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं. ये हमारे लिए अच्छा है. लेकिन रूस को डिसाइड करना है कि उसके लिए क्या अच्छा है. रूस को, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के डिसीजंस पुतिन ने पिछले कुछ सालों से लिए हैं वो रूस के लिए अच्छे हुए हैं. उसके चक्कर में हमारे संबंध रूस से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. अब आप डिफेंस की आवाज, हमारी एयरफोर्स ने कहा कि रूस तो दे नहीं पाएगा हमको. जो कमिटमेंट किया है रूस ने वो पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो यूक्रेन में लड़ रहा है. दूसरा, तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो चीन के साथ हमको लड़ना है. रूस को
चीन के सपोर्ट चाहिए, चीन का सपोर्ट चाहिए, तो रूस चीन की जो बातें वो दोहराता है। जैसे हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक की बात है तो रूस, चीन के अलावा रूस ही एक ऐसा देश है जिसने हिंद प्रशांत को एक्सेप्ट नहीं किया है। बाकी सारी दुनिया ने कर दिया कि इंडो पैसिफिक है और इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क से हमको देखना चाहिए। रूस कहता नहीं, हिंद प्रशांत ये एशिया पैसिफिक है और हम तो एशिया के पार्ट हैं, और आपको ये इंडो पैसिफिक क्वाड ये सब चाइना को कंटेन करने के लिए किया जाए। तो ये चीन भी कहता है, रूस भी कहता है, लेकिन हम तो क्वाड में भी बैठे हैं। हमारा तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से प्लेटफॉर्म क्वाड बन रहा है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। तो जो एक चैलेंज आ रहा है वो ये है कि जो एक रिलेशनशिप जो डिक्लाइन हो रही थी, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। रूस, भारत उसको कोशिश कर रहा है मैनेज करने की, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है भारत को मैनेज करने में। और वो एविडेंट है कि आप देखिए ना, जैसे आप अमेरिका की हम बात कर रहे थे, अमेरिका के साथ कितने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। आपकी कम प्राइवेट सेक्टर है, आपके स्टूडेंट्स कम्युनिटी, H1B वीज़ा होल्डर्स, प्रोफेशनल क्लास है, मीडिया है, पॉलिटिकल वहाँ पे जो आपके भारतीय मूल के लोग बैठे हैं वो हैं। आप कंपेयर करिए आप रूस के साथ। कल को अगर भारत के प्रधानमंत्री जब रूस जाते हैं, उनकी किससे मुलाकात होती है? सिर्फ व्लादिमीर पुतिन से। कोई और स्टेक होल्डर है ही नहीं रिलेशनशिप में। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ये यूरेशियन समिट में गए थे कि हमारे जो कंपनीज हैं उनको, जो रूस फार ईस्ट कहता है साइबेरिया के साइड में, वहाँ पर बहुत कम लोग हैं और रूस को डर है कि वहाँ से चीनी आ जाएंगे और वो बस जाएंगे। बड़ा लॉजिकल बात है कि अगर इंडियंस वहाँ जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इंडियन कंपनीज, इंडियंस ज़्यादा जाएंगे तो वो रूस के लिए भी अच्छा है, इंडिया के लिए। कोई जाने को तैयार नहीं। अब प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले इसकी घोषणा करी थी, आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो कोशिश तो जारी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे। हमारा तो रूस के साथ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्लेयर है, लेकिन रूस की चॉइसेस भी तो इंपॉर्टेंट है। फॉरेन विदेश नीति में आपका सोचना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, दूसरी साइड भी क्या सोच रही है भी तो। हम तो चीन के साथ भी चाहते हैं हमारे संबंध अच्छे हो, पर चीन तो नहीं चाहता ऐसा। तो वो जो दूसरी तरफ वाली बात है वो रूस के लिए भी लागू होती है कि क्या रूस वो इस तरह से सोच रहा है भारत के बारे में और अपने बारे में। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अपना ही जब घर नहीं संभाल पा रहा है। अभी वागनर म्यूटिनी में क्या हुआ और सबने देखा, तो वो बड़े सवालिया निशान है रूस के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि वो ये पैरेलल है कि अगर हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ संबंध अच्छे होंगे तो रूस के साथ खराब हो जाएंगे। लेकिन रूस क्या डिसीजंस ले रहा है, रूस क्या चाहता है अपनी विदेश नीति में, वो मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है एक पैरामीटर। यू सेड वन लाइन कि इंडिया चाहता है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो बट चाइना नहीं चाहता है। तो मुझे दोनों थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, बिकॉज मुझे ज़्यादा नहीं पता इस बारे में। इंडिया क्यों चाहता है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, हम कोशिश क्यों कर रहे हैं, और उससे हमारा क्या क्या फ़ायदा होगा, और क्यों हम ट्राई कर रहे हैं और कैसे कोशिश कर रहे हैं, और चाइना क्यों नहीं चाहता कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो, और चाइना क्यों रिपेल करता है इसको, और उसकी वजह से फिर इंडिया को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। देखिए, हम तो बहुत पुराने प्रेमी हैं चाइना के। भारत हिंदी चीनी भाई भाई 1962 से नारे लगा रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि देखिए आपका पड़ोसी देश है, इतना बड़ा देश है, और खासकर आज के कॉन्टेक्स्ट में तो इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है। यस। तो अब हम तो बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, सारे देश दुनिया भर के देश चाहते हैं कि उनके चीन के साथ संबंध अच्छे हों। बिल्कुल सही है। अब समस्या ये है कि चीन की अपनी प्रायोरिटीज क्या हैं। पहले तो अगर आप पिछले 12 साल छोड़ दें, उससे पहले चीन ठीक था, रिलेटिवली ठीक था। हालांकि हमको तो परेशान करता रहता था वो बॉर्डर पर, लेकिन ब्रॉडली ये उसका एजेंडा था कि हम फोकस करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर और कैसे हम आर्थिक संबंधों को सुधारें दूसरे देशों के साथ। तो चलता रहा। तो देखिए, अब हमारा क्या हुआ, 1962 में लड़ाई हुई, उसके बाद से हमने बिल्कुल संबंध खत्म हो गए। उसके बाद राजीव गांधी के टाइम से हमने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें कि ये डिसाइड हुआ कि क्योंकि ये जो बॉर्डर है, इतना बड़ा बॉर्डर है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो हम उसको एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि बॉर्डर पर हम डायलॉग करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन और मुद्दों को अफेक्ट नहीं होने देंगे और एरियाज को अफेक्ट नहीं। तो ट्रेड भी करेंगे, हमारे स्कॉलर्स भी जाएंगे, आप स्कॉलरशिप भी दो, वो भी आए, हम भी पढ़ें, मीडिया एक्सचेंज हो, हाई लेवल डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस, कल्चर एक्सचेंज होगा, मीडिया एक्सचेंज होगा, फाइनेंस एक्सचेंज होगा, ट्रेड एक्सचेंज होगा, ब्रिक्स बन गया, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें, इंडिया चाइना समिट्स होने लग गए, बहुत चीजें हो गई।
तो कुछ समय तक तो ठीक चला। हालांकि चीन ने कभी भी ये दिखाया नहीं कि वो ये संकेत नहीं दिया कि वो बॉर्डर इशू के बारे में सीरियस है। लेकिन हमने ये कोशिश ज़रूर करी कि क्योंकि इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी समस्या है, हमको तो यूज़ करना चाहिए उसके साथ जो उसका जो इकोनॉमिक डायनामिज्म है उसको अपने लिए। हमने उसको इंगेज किया चीन को। कुछ सालों तक तो ये ठीक चला, लेकिन जब शी जिनपिंग आए और उसके बाद उनका जो रवैया बदला, उनको ऐसा लगा कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008-2009 में, उसमें उनको ऐसा लगा कि हमारा जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है वो बदल गया है, कि पश्चिमी देशों का डिक्लाइन शुरू हो गया है और हम चीन का जो है वो राइज रियल सेंस में हो गया है। तो वो जो शिफ्ट आया उससे उनकी भी मानसिकता बदली। उन्होंने कहा अब तो मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा पावरफुल हूँ। तो जगह जगह प्रॉब्लम शुरू हो गई। साउथ चाइना सी में उन्होंने आसियान के देशों को दबाया, उसके बाद ईस्ट चाइना सी में जापान को दिखाया कि क्या कर सकते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने पंगा ले लिया, इधर यूरोप और पश्चिमी देशों के साथ उन्होंने कहा, उनको दिखाने लगे कि कैसे चाइना जो है वो बड़ा देश है। तो वो जो एक चेंज आया उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। वो हिमालयन बॉर्डर्स पर हमारे ज़्यादा प्रेशर बनने लगा। अब वो कोशिश इंडिया की फिर भी यही रही कि वो मैनेज होता रहे, क्योंकि आपके पास जब इतना बड़ा देश आपके सर पर बैठा है और कैपेबिलिटी डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उनका तो आप देखिए, उनकी इकोनॉमी 3 गुना बढ़ गई आगे आपसे, और उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज इतनी बढ़ गई आगे। उनका बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी अगर आप बॉर्डर पे चले जाएं तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि हमने पिछले 1 दशक में बहुत इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम और ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती। अगर आप, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अगर आप ही अपने फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज के प्रति सजग नहीं है तो दूसरा देश को थोड़ी पड़ेगी। वो तो अपना बनाएगा बॉर्डर जहां तक उसको बनाना है। आपने अपने इंटरनल कंसोलिडेशन के, आप इंडिया में ये एक आर्ग्यूमेंट था कि 62 के बाद कि हम अपनी तरफ की सड़कें इसलिए नहीं बनाएंगे कि चीनी कहीं सैनिक अगर वो आ गए तो वो जल्दी से हमारी तरफ आ जाएंगे, तो हम अपनी सड़कें टूटी फूटी रखो, ये आर्ग्यूमेंट था। तो वही उसको बदलने में इतने अभी अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में ही हुआ है काम। उससे पहले बॉर्डर की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी खराब थी कि देयर वाज नो कंपैरिजन। तो वो जो एक बैलेंस ऑफ पावर था बॉर्डर में, वो चीन के फेवर में बढ़ता जा रहा था। तो अगर आप कमजोर देश हैं तो आपके पास क्या अल्टरनेटिव होता है कि आप उसको मैनेज करें। आप पंगा ना लें डायरेक्टली, बट आप उसको कोशिश करें कि उसको टैकल कैसे किया जा सकता है। तो वो कैसे करके वही किसी हद तक वो हिंदुस्तान कोशिश करता रहा, लेकिन फिर चीन के अपने विचार थे इस बारे में, उन्होंने एस्केलेट कर दिया। तो पहले डोकलम क्राइसिस हुआ, उसके बाद भी अगर आपको याद हो, डोकलम क्राइसिस के बाद पूरा एक वुहान स्पिरिट करके, वुहान में प्रधानमंत्री मोदी गए, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से बात करी। फिर ये हुआ कि अब वो ये हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स होंगे, हर साल मिलेंगे। फिर वो चीन के राष्ट्रपति ममलापुरम आए चेन्नई के पास, वहाँ पर ये बात हुई कि मतलब जो डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं। फिर गलवान में क्राइसिस हो गया 2020 में। तो गलवान के बाद मुझे लगता है एक एक तरह से स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी आई है कि इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं इस रिलेशनशिप में। आपको इसको डिफरेंटली मैनेज करना है। आपको इसमें चीन की जो प्रायोरिटीज़ हैं, चीन की जो प्रेफरेंसेस हैं, वो काफ़ी क्लियर हैं कि चीन आपको वो स्पेस देने को तैयार नहीं है। और चीन को भी किसी हद तक मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि भारत, देखिए अगर आप हिंद प्रशांत में अपना परचम लहराना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी द टॉप डॉग इन द इंडो पैसिफिक, तो अगर आप चीन में बैठे हैं तो आपको कौन से देश लगेंगे? आपको जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, तो ये देखिए, ये सारे देश जो हैं इनकी अपनी कमजोरियां काफ़ी एविडेंट हैं। ये एक तो दे आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, दूसरा इनके पास वो स्केल नहीं है जो हिंदुस्तान के पास है। तो अल्टीमेटली अगर आप हिंद प्रशांत की बात कर रहे हैं, उसमें भारत ही एक ऐसा देश बच जाता है जिसके पास पॉपुलेशन वाइज, टेरिटरी वाइज, पोटेंशियल वाइज ये कैपेबिलिटी है कि वो आपको चैलेंज कर सकता है।
और खासकर अगर वो अपनी पार्टनरशिप्स को साध लेता है, तो वो जो चैलेंज चीन के, वो जो एक तरह से चीन को ये लगता रहा कि भारत को हमको किसी तरह से सिकोड़ना है, तो वो साउथ एशिया, अभी भी देखिए चीन जो है, बाकी सारे देश भारत के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत ग्लोबल पावर है, विश्व वैश्विक शक्ति, चीन बहुत ऐसी जिक्र नहीं करता, वो इंडिया एज ए साउथ एशियन कंट्री ऐसा ही जिक्र करता है, क्योंकि उसका जो नैरेटिव है वो ये है कि भारत एक इंडियन ओशन साउथ एशिया से रिलेटेड कंट्री है, हमको उसको वहीं पर टाल देना है। तो पाकिस्तान को सपोर्ट दे दिया, भारत के और देशों के पास, भारत के पड़ोसी देशों के पास चले गए, उनको ज़्यादा इकोनॉमिक एड दे दी, श्रीलंका में बहुत एड दी, उसका नतीजा भी हुआ बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान को परेशान किया। तो वो जो एक ये बता दिया कि भाई हम वी आर पावरफुल, वी विल डिक्टेट द टर्म्स, यू हैव टू डील विद इट। तो वो जो समस्या है वो बनी हुई है। अब वो भारत 2020 के बाद काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस भारत ने लिए हैं कि जो काफ़ी एविडेंट है, हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ जो बढ़ रही है, उसका एक कारण बहुत बड़ा ये भी है कि चीन के साथ जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको पार्टनरशिप्स बनानी है, तो वो पार्टनरशिप्स आप बना रहे हैं। क्वाड में आप बैठे हैं, क्वाड्रिलेटरल में, US जापान, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2007 में जब ये क्वाड पहली बार जिसका जिक्र किया गया, तब इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया ने पांव पीछे कर लिए। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जिनका असैसिनेशन हुआ लास्ट ईयर, उनका आइडिया था कि ये जो डेमोक्रेसीज हैं ये साथ आए। अब वो अमेरिका ने भी सपोर्ट किया उसको, पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसी कंट्रीज थी 2007 में जिन्होंने कहा नहीं, ऐसा लगेगा कि हम चाइना के खिलाफ गैंग अप हो रहे हैं, और चाइना भी यही चाहता था। अब 2007 से 2017 में आ जाइए, 2017 में जब इसका रिवाइवल हुआ क्वाड का, तब इंडिया ने सपोर्ट किया, क्योंकि तब तक ये लगा कि हमको तो कुछ फायदा नहीं हुआ। हमने तो 2007 में प्रो चाइना बात करी, उसका नतीजा ये हुआ कि चाइना और ज्यादा धमकी देने लगा। तो किसी हद तक ये भी मुझे लगता है हुआ है कि चीन की भी जो विदेश नीति रही है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म रही है, उसको भी काफ़ी लॉस हुए हैं कि जो एक तरह से सारे देश इकट्ठे हो रहे हैं चीन के खिलाफ, खासकर बड़े देश इंडो प्रशांत में, उसका बहुत बड़ा कारण चीन है। अगर चीन ज़रा सा भी लचीला होता अपना रवैया उसका भारत के प्रति, तो भारत में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीन इंडिया की बात करते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि मतलब ये तो अभी तक होता था कुछ साल पहले तक कि हम कर सकते हैं, हम चीन के साथ। अभी भी लोग हैं इस देश में काफ़ी सीनियर पोजीशंस पर जो रहे हुए हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि चीन और भारत अभी भी काम कर सकते हैं, भारत को अमेरिका के साथ ज़्यादा करीबी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप अगर नहीं भी जाना चाहें तो चीन का रवैया आपके प्रति क्या है, चीन क्या चाहता है? इंटरेस्टिंग। ओके, एक थोड़ा सा एक एंगल लेते हैं ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, बिकॉज इज इंटरेस्टिंग। मुझे कुछ समझना है और मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से हम आस्किंग यू फ्रॉम द वेरी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव कि जब आप कंट्रीज़ देखते हो, राइट, कुछ टाइम तक कंट्रीज़, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की हमने बात कर ली, अब छोटी कंट्रीज़ की बात करते हैं। तो बड़ी कंट्रीज़ में हर थोड़े टाइम में हमने देखा है कि वहाँ पे एक मूवमेंट चलता है जहाँ पे वो कंट्री टूटने की बात होती है, राइट। जैसे पहले पाकिस्तान में हुआ, वो बांग्लादेश हो गया, फिर उसके बाद अभी पाकिस्तान में वापस बलूचिस्तान के ऊपर कुछ होने लगा, फिर इंडिया के ऊपर, इंडिया में अभी खालिस्तान के ऊपर वो बन रहा है। दीज आर वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स। तो मुझे समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि कंट्री के अंदर एक दूसरी कंट्री बनना स्टार्ट होती है और जहाँ पे एक टाइप के लोग मिल जाते हैं। डू यू थिंक दैट ये बहुत पर्सनल एजेंडा होता है कि क्या होता है? कैन यू शेड सम लाइट कि बड़ी कंट्री से टूट के छोटी कंट्रीज बनती क्यों हैं, क्या उनका रीज़न होता है और क्या वो सक्सीड होती है और क्या बड़ी कंट्रीज को अलाउ करना चाहिए इन सब के? ये जिस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि हर देश के अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में उसको किस तरह से समझा जाए। पाकिस्तान में तो शुरू से ही कहा जाता था इट्स अ वेरी आर्टिफिशियल कंट्री। अगर आपके पास दो धड़ हैं आपके जो अलग अलग हैं, वो कैसे आप उसको संजो के रख सकते हैं? ये सवाल जब से पैदा हुआ था पाकिस्तान तब से किया जा रहा था। फिर जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ बंगाली मुस्लिम्स का, उसको लेकर जो एक धारणा बनी और जो एक रेबेलियन आया, तो उसमें देखिए स्टेट बिल्डिंग जो एक्सरसाइज होती है, नेशन बिल्डिंग, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और पोस्ट कॉलोनियल नेशंस जो हैं, जो कॉलोनियलिज्म के बाद बने, उसमें कई बार
ऐसी समस्याएं आई जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स उस नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में उतनी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं रहे। तो उनको ऐसा लगता, कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई हमको तो आप अलग बना दीजिए। जैसे हम कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर में जब मूवमेंट शुरू हुआ तो उसमें बाहर से उसको सपोर्ट मिला और इंटरनली उसमें ये लगा कि भाई हम तो अलग हैं, हमारी आइडेंटिटी अलग है, तो हम यहाँ क्यों हैं। तो वो जो एक नेशन बिल्डिंग की एक्सरसाइज होती है वो काफ़ी देर तक उसमें, मतलब वो बड़ी लंबी और प्रोलॉन्ग्ड उसमें चैलेंजेस होते हैं। ये चैलेंजेस पोस्ट कॉलोनियल में अगर आप हटाते हैं, कनाडा में फॉर एग्जांपल, वहाँ क्वेबेक जो है नेशन है, वहाँ पर भी बड़ा चैलेंज है कि वो अलग होना चाहते हैं। ब्रिटेन में स्कॉटलैंड है, वो अलग होना चाहता है, इंडिपेंडेंट वो बनना चाहता है। सबके अपने अपने अलग अलग रीजंस हैं, कुछ आइडेंटिटी की वजह से होना चाहते हैं। स्कॉटलैंड को ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है, स्कॉटिश वहाँ पे जो निवासी हैं उन लोगों को, खासकर स्कॉटिश जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, उनको लगता है कि जो रिसोर्सेज है उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हमको मिलता नहीं उतना सेंटर से, लंदन से उतना नहीं मिलता, तो लिखा हमारी आइडेंटिटी अलग है, हम स्कॉटिश हैं, वो इंग्लिश हैं। तो वो जो मतलब ये हर देशों में का बहुत सारे देशों में इस तरह के डिविजन्स चलते रहते हैं। और ये आज भी जैसे सूडान में साउथ सूडान बना, और इंडोनेशिया से अलग हुआ। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं ये अलग अलग वजह से कोई आइडियोलॉजिकल होते हैं कि आप आइडियोलॉजिकली उस स्टेट की आइडियोलॉजी जिस तरह से प्रोपोगेट की जा रही है आप उसके अगेंस्ट हैं। कुछ रिसोर्स डिबेट्स होती हैं कि आपने रिसोर्स आपको नहीं मिल रहा है, कोई किसी देश का एक हिस्सा ये सोचे कि भाई मुझे सेंटर से उतना रिसोर्स नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, जितना मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो उसमें एक तरह की वो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज आ जाती हैं। कहीं पर ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो जाता है जहाँ पर बाहरी ताकतें इसका इस्तेमाल करती हैं। तो जैसे हमने कश्मीर में देखा, पंजाब में देखा, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट बाहरी ताकतों का रहा जिन्होंने कोशिश करी कि इसको बड़ा मूवमेंट बनाया जाए, वायलेंट बनाया जाए। तो ये क्योंकि नेशन, एक ऑथर है बेनेडिक्ट एंडरसन, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें कहा था कि नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, कि वो एक इमेजिनेशन है। जो लोग उस देश में रहते हैं वो किसी कारणवश उस देश उस देश को या उसकी आइडेंटिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो कारण को डिफाइन करने के लिए कई मीन्स हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक रीज़न हो सकता है कि आप, जब उन्होंने एक एग्जांपल दिया था जो अपनी किताब में उन्होंने न्यूज़पेपर्स का दिया था, जब न्यूज़पेपर की टेक्नोलॉजी आई तो किस तरह से एक आइडेंटिटी बनी लोगों के बीच में एक पर्टिकुलर नेशन को लेकर। तो वो अलग अलग तरीक़ों से आप समझ सकते हैं। इंडिया में अगर अब नेशनल मूवमेंट को देखें तो उसमें नेशनल मूवमेंट के टाइम में एक आइडेंटिटी बनी कि हम सब ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले वो आइडेंटिटी थी, फिर आइडेंटिटी वो जब आपको आज़ादी मिलने की आप कगार पर आए तब वो आइडेंटिटी का क्वेश्चन टूट गया। तब ये हुआ कि अब हम रिलीजियस आइडेंटिटी ज़्यादा फॉर्मिडेबल हो गई, तो उससे डिवीज़न हो गया। तो वो जो एक सेंस है कि नेशनल आइडेंटिटी क्या है और उस आइडेंटिटी में जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे पूरी तरह से शामिल हैं या नहीं, उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो मुझे लगता है तो बहुत लंबा इसमें चैलेंज रहता है हर देश के लिए, खासकर हिंदुस्तान जैसे देश के लिए जिसमें कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इसको मैनेज करना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो आप कैसे एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएंगे जिसमें कि सभी लोगों को लगे कि वो इसमें साथ हैं, इस नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में साथ हैं। और जब भी वो नहीं होता है तब आप उसमें प्रॉब्लम्स देखते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो या कश्मीर में हो या पंजाब में हो, जो हमने देखा। एंड सो यू टॉकिंग अबाउट पावर, इन्फ्लुएंस एंड आइडियोलॉजी डिफरेंसेस, राइट? टेल मी कि टेररिज्म कितना बड़ा थ्रेट है अभी इंडिया के लिए, क्योंकि जो आईसिस हो रहा है दैट मूवमेंट वो बढ़ते ही जा रहा है, उनकी बॉर्डर्स बढ़ते जा रही है, वो बड़ा बनते जा रहे हैं। एंड देन तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे आ गए, राइट? तो ये सारा ये आइडियोलॉजी, इन्फ्लुएंस, रिलीजन, 50 चीज़ों को मिल के ये खुद एक इमेजिन नेशन खुद में बनते जा रहे हैं इन वन ऑफ अ काइंड, राइट? डू यू थिंक दैट ये ग्लोबल थ्रेट है अब
कि अब ये कम होता जा रहा है कि और बढ़ते जा रहा है, कि व्हाट इज़ योर टेक? क्योंकि दिस काइंड ऑफ थिंग व्हाट जो तालिबान ने अभी अफगानिस्तान पे किया, डू यू थिंक इंडिया शुड डू समथिंग अबाउट इट, और शुड वी जस्ट स्टे अवे, और हमें सिर्फ दूर से देखना चाहिए कि ठीक है जो हुआ उनके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होती गई और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आई डोंट नो हु आर द टेररिस्ट ग्रुप्स एंड व्हाट ऑल आर देयर, वो लोग कितने स्ट्रांग होते जाएंगे, और अगर स्ट्रांग होते जाएंगे तो बाद में स्ट्रांग होके बड़े नेशंस को भी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टेररिज्म की बात करते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो बड़ा एक जो बड़ा एक आइकॉनिक चैलेंज आया था, वो था सितंबर 11, 2001 में, जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हुआ था। तो उसके बाद क्योंकि वो अमेरिका में अटैक था, तो ऐसा लगा कि वो एक वैश्विक स्तर पर प्रॉब्लम है। और उसके बाद अमेरिका ने 2 बड़ी वॉर्स लॉन्च करी, अफगानिस्तान में, इराक में। हिंदुस्तान में टेररिज्म उससे पहले भी था, और हमारा तो इतिहास शुरू से रहा है टेररिज्म। इंडिपेंडेंस के बाद से ही पाकिस्तान ने टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पे यूज़ किया। तो वो टेररिज्म तो इंडिया में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों को तो अब समझ में आ रहा है, हमको तो काफ़ी समय से इसका एहसास था। और जिस किस्म का टेररिज्म हमने झेला है, मुंबई में अटैक हुआ, लेकिन जब अमेरिका में, क्योंकि वो ग्लोबल पावर है और सबसे बड़ी शक्ति, उस पर अटैक हुआ, तब कहीं पर ये जो कॉन्सेप्ट था कि टेररिज्म इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। उससे पहले जब हिंदुस्तान बात करता था तो हिंदुस्तान से कहा जाता था ये आपकी ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम है, या आप अच्छे से ह्यूमन राइट्स को कश्मीर में हैंडल नहीं करते हो, पंजाब में हैंडल नहीं करते हो, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। पश्चिमी देशों का ये रवैया हुआ करता था। जब वहाँ पर होने लगे, तब उनको समझ में आया कि दिस इज अ बिगर इशू। दिस इज नॉट सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजिंग डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज इन अ वे दैट गिव्स that balances rights and responsibilities. This is a larger issue. वो जब larger issue जब सामने जब बढ़ा, और उसके बाद जब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो उस समय देखिए कम से कम 2011 से 2001 से लेकर 2015-16 तक तो बहुत बड़ा इशू लगता था, क्योंकि अमेरिका उसके पीछे था। और उसके बाद अटैक्स भी बहुत हुए पश्चिमी देशों में, छोटे छोटे अटैक्स भी हुए, बड़े अटैक्स भी हुए, कई ब्रसल्स में, फ्रांस में जिस तरह के अटैक्स हुए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि तालिबान की विक्ट्री जो है वो काफ़ी शॉकिंग थी, लेकिन ग्लोबल एजेंडा में टेररिज्म एक बार फिर उस लेवल का इशू नहीं रह गया है जो 2001 के बाद हुआ था। उसके 2-3 कारण। एक तो ये है कि जो इस समय वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा मुद्दा है, वो लोग देख रहे हैं वो यूएस और चाइना के बीच में क्या चल रहा है। तो जब भी कोई ग्रेट पावर पॉलिटिक्स आ जाती है तो टेररिज्म और इस तरह के मुद्दे साइडलाइन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है एक तो इसका कारण ये है। इसीलिए भारत बार बार याद दिलाता रहता है कि टेररिज्म भी मुद्दा है, टेररिज्म अभी गया नहीं है। और अभी भी जब मोदी यूएस गए थे, तो जो अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट में देखें तो उसमें टेररिज्म बड़ा मुद्दा के तौर पर मेंशन किया गया है। और पाकिस्तान को किस तरह से इसको डील करना चाहिए इस बारे में भी, पाकिस्तान में भी बड़ी चर्चा हुई इसके बारे में कि हमारा तो नाम इसलिए आया कि टेररिज्म कैसे रिलेटेड, बाकी तो कोई पूछ नहीं रहा हमको। तो कहीं पर इंडिया ने उसका फोकस बनाए रखा, और इंडिया ने ये कहा है और कोशिश करी है ये कहने की कि ये सिर्फ एक स्टेट से रिलेटेड मुद्दा नहीं है, ये एक वैश्विक जैसे ये एक सिविलाइजेशनल इशू है कि ये इट्स ह्यूमनिज्म वर्सेस टेररिज्म, इस तरह से उसको फ्रेम किया है। उसका एक कारण ये है कि भारत को अभी, हालांकि अगर आप देखें तो नंबर ऑफ टेरर इंसिडेंट्स इन इंडिया हैव गॉन डाउन, द नंबर्स आर क्वाइट एविडेंट। पहले तो काफ़ी एक टाइम ऐसा था जब शहरों में भी बम ब्लास्ट हो जाया करते थे, अब पिछले 1 दशक से कम हुआ है, 10 साल से कम हुआ है। हाँ, ये ऐसा नहीं होता, कोई बड़ा टेरर इंसिडेंट इंडिया में नहीं हुआ है, टचवुड। लेकिन जो चैलेंज है वो बना हुआ है कि पाकिस्तान में जो समस्या है वो बनी हुई है। दूसरा जो उससे भी बड़ा चैलेंज है कि चीन का रवैया जो है वो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। जैसे अभी भी कुछ दिन पहले जब किसी का नाम सेंशर करने वाला था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, चीन ने अलाउ नहीं किया।
तो चीन का जो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें जब भी इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और किसी को आपको ऑस्ट्रेसाइज करना है, किसी पर सैंक्शन लगाना है, तो चीन ये कोशिश करता है कि अगर वो भारत से रिलेटेड है तो उसको वहाँ पर नहीं सपोर्ट दे, क्योंकि वो उसके पास परमानेंट मेंबरशिप है, वो ऐसा कर सकता है, कभी वीटो कर देता है, कभी कहता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दो, ये सब करके वो अपना खेल खेलता रहता है। तो वो जो भारत के लिए वो भी समस्या इसलिए बनी हुई है कि हालांकि अब पाकिस्तान तो इस समय खुद ही अपने आप से जूझ रहा है। पाकिस्तान इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम एट द मोमेंट, क्योंकि पाकिस्तान की तो इकोनॉमिक हालत इतनी बुरी है, हम जानते हैं, तो उससे तो कोई कंपैरिजन हमारा है नहीं। लेकिन वैश्विक स्तर पर यह मुद्दा भारत बनाए रखना चाहता है क्योंकि इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं। हालांकि जो ग्लोबल डिबेट्स हैं, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, उसमें टेररिज्म अब उस पोटेंसी के साथ फिगर नहीं करता जैसा एक समय किया करता था, क्योंकि एक बार फिर लोगों को ये लग रहा है कि बाकी मुद्दे बड़े हावी हो रहे हैं, कि ग्रेट पावर पॉलिटिक्स बढ़ गई है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात ज़्यादा करनी है, क्लाइमेट चेंज बड़ा मुद्दा है। ये सारे मुद्दे जो ग्लोबल एजेंडा में ऊपर आ गए हैं और टेररिज्म कहीं पर नीचे चला गया है। तो टेररिज्म हालांकि अभी भी अफ्रीका के कई देशों में अब आप सुनते रहते हैं, मिडल ईस्ट में कभी बीच में टेररिज्म उठता रहता है, लेकिन उस तरह से इसका जिक्र नहीं होता जैसा एक समय हुआ करता था, खासकर 9/11। Perfect. Thank you so much, sir. Thank you. I would love to do this again sometime. ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं और बेटर कैसे बन सकता हूँ, क्या बेहतर क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, क्या मैं सही करूँ और क्या मैं गलत कर रहा हूँ, ताकि मैं खुद बेटर होके गेस्ट से बेटर क्वेश्चंस पूछूं और आप लोगों को बेटर तरीके से सर्व कर पाऊँ। क्योंकि अल्टीमेटली आइडिया इज़ कि फिगरिंग आउट ऐसी एक यूनिवर्सिटी हम कैसे बनाएं जिससे आप और मुझे इतनी हेल्प मिलती है कि हम हमारे जो सपने हैं इंडिया को लेके और हमारे खुद के, वो पूरा जल्दी कैसे कर पाएँ। इसी की वजह से हमने ये चैनल स्टार्ट किया ताकि आपके, मेरे, हम सबके सपने पूरे हो जाए। आप ये चैनल छोड़ो उससे पहले प्लीज़ जाके लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड एटलीस्ट किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में इस कॉन्वर्जेसन से उसको आइडियाज़ आने वाले हैं, क्योंकि एक कॉन्वर्जेसन आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है। एंड उन सारे आइडियाज़ में से अगर आपने एक को भी इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपकी लाइफ और आपका इंडियन ड्रीम बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, जो हमारी पूरी कंट्री को बहुत आगे लेके जाएगा। Until the next episode, keep figuring out.